तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल आप लोगों की रेगुलर उत्तराखंड की क्लासेस जा रही हैं और उसका ये कारण है कि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको उत्तराखंड से फ्री कर दिया जाए और आप लोग उसको रिवाइज करें। उसके बाद मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन वगैरह और डायरेक्शन वगैरह पर डे आपको ये बता दूंगा कि आज ये टॉपिक करना, ये टॉपिक करना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। वो फिर आप घर पे जैसे बैठ रहे हैं और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि एक बार आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा उत्तराखंड का, यानी परीक्षा वाणी आपने पढ़ ली होगी, मेरी वीडियोस के साथ आप होंगे, यानी आज की वीडियो आ रही है तो आज ही इसको पढ़ लोगे, इस लेवल पे आप होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, कल जैसे आपका, जैसे आज उत्तराखंड है, कल आपकी कोई दूसरी क्लास आएगी, यानी आने वाले फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों आपकी उत्तराखंड की क्लास नहीं आएगी, कोई दूसरी क्लास आएगी। हो सकता है कंप्यूटर आए, हो सकता है कोई और क्लास आए, हो सकता है पॉलिटी की आए, इकोनॉमी की आए, कोई भी आ सकती है। कल दूसरी आएगी। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको कराता हूँ, उत्तराखंड में भूमि के प्रकार, यानी जो लैंड होते हैं उसका क्या टाइप है और यहाँ पे कौन कौन सी बेसिकली मिट्टी पाई जाती है। अब मृदा के बारे में हम, यानी मिट्टी के बारे में बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें वनडे एग्जाम देखना है कौन कौन सी मिट्टी किस इलाके में पाई जाती है, ये देखना है हमने। फिर वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा उतना पूछेगा नहीं। ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए उत्तराखंड में भूमि के प्रकार। क्या लिखोगे? उत्तराखंड में भूमि प्रकार, यानी उत्तराखंड भूमि प्रकार कि कौन कौन सी यहाँ पे भूमि मिलती है और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, भूमि का प्रकार। अब देखिए, पहले एक चीज याद रखना, जैसे अभी तो जो भी है, लेकिन जब राजा महाराजा रहा करते थे, राजशाही का जो समय था, जब राजा लोग शासन करते थे, यहाँ पे की भूमि 2 चीजों के नाम से जानी जाती थी उत्तराखंड में, यानी राजशाही के समय, राजशाही मतलब जब राजा होता था, ठीक है, राजशाही के समय यहाँ पर लैंड पर्वतीय इलाकों में और मैदानी इलाकों में दोनों नाम से जानी जाती थी। पर्वतीय इलाकों में उसको पर्वतीय बोलते, पर्वतीय इलाकों को पर्वत बोलते थे, वहाँ पर जो लैंड होती थी उसको बोलते थे पर्वत। अब ये पर्वत वाला नहीं है, ठीक है, पहाड़ वाला नहीं है, ऐसी पर्वत है, और इस ये बोलते थे पर्वतीय भाग में, यानी जो हिल एरिया होगा वहाँ इसको पर्वत बोला जाता था। जबकि जो मैदानी इलाके होंगे, यानी प्लेन्स का जो इलाका होगा, उसको वहाँ पे माल या 84 माल नाम से जाना जाता है। 84 परगना भी सुना होगा आपने, माल या 84 माल, आप लोगों ने सुना होगा ये टर्मोलॉजी, 84 परगना, 84 माल, इस टाइप से ना, ये वही है। ये कहाँ बोला जाता था इसको? मैदानी इलाकों में। ठीक है। मैदानी इलाकों में राजशाही के समय पे माल या 84 माल बोला जाता था, जबकि पर्वत कहाँ पे बोला जाता था इसको? पर्वतीय इलाकों में। किसको? लैंड को। अब हमने बेसिकली क्या देखना है कि जो लैंड है, यानी परंपरागत रूप से पहले के समय से यहाँ पे जो लैंड है उसका क्या क्या नाम हुआ करता था और उससे क्या यूज होते थे। अब क्वेश्चन कैसे आप लोगों से पूछ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, उत्तराखंड में इनमें से कौन सी एक भूमि का प्रकार सर्वोत्तम किस्म की फसल उत्पादन के लिए सहायक होता है, यानी किस लैंड में सबसे बढ़िया फसल होती है, कौन से लैंड में सिंचाई सुविधा पर्याप्त रहती है, ये जो लैंड है ये किस इलाकों में पाई जाती है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लैंड का टाइप कौन कौन सा है। ठीक है। देखिए, आप लोगों ने भूमि प्रकार लिखा, उसी तरीके से एक लाइन डालिए जैसे हमेशा आप लोग डालते हैं, और उसके नीचे हम लोग 1 बाय 1, क्योंकि चीज़ों को जटिल बनाने से बेहतर ही है चीज़ों को आसान बना के इसी तरीके से पढ़ो, और ये सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं। इससे क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आता है। देखिए, सबसे पहले जो टर्मोलॉजी लिखोगे, गाढ़। अब आप मुझे बताइए, ये गाढ़ गधेरे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गाढ़ है वो कहाँ, किस इलाके को बोला जाता है? जिन इलाकों में जो नदियाँ होती हैं, यानी नदियों के घाटी का जो इलाका होता है। सपोज कोई नदी है, जैसे पर्वतीय इलाके हैं, उसके यहाँ मैदानी इलाके हैं, तो पर्वतीय इलाकों में जैसे जैसे पर्वत की चोटी के नीचे घाटी होती है, इन इलाकों में अगर कोई रिवर फ्लो हो रही है तो इसके जो किनारे के जो इलाके हैं, ये वाले, ये क्या होता है, पानी की वजह से यहाँ से खेती भी ठीक ठाक की जा सकती है, क्योंकि पानी, वाटर पर्याप्त मात्रा पे यहाँ पे मिलता है। तो जो ये वाला इलाका होता है इसको बोला जाता है गाढ़, यानी घाटियों के इलाके में नदियों के किनारे वाले भाग को क्या बोलते हैं? गाढ़ बोलते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, नदियों की घाटी में जो इलाका पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है? सिंपल सी बात है, नदियों की घाटी में, यानी नदियों की घाटी में। ठीक है। नदियों की जो वैली होती है, घाटी में, ये क्या पाया जाएगा? पाया जाएगा। दूसरा, अब नदियों की घाटी में है, स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं वाटर के जो इसके लिए वाटर है, यानी पानी है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, जिससे सिंचाई सुविधा हो सकती है। तो खेती के लिए भी ठीक भूमि होती है, यानी यहाँ पर खेती योग्य क्षेत्र इसको बोला जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, खेती योग्य क्षेत्र, यानी यहाँ पर खेती हो सकती है क्योंकि पानी यहाँ पर मिल जाता है। खेती योग्य क्षेत्र ये वाला इलाका होता है। ठीक है। तो इसको क्या क्या अन्य नाम से जाना जाता है? जैसे इसको बोला जाता है गाडू बोला जाता है, गडू बोला जाता है, गाड़ बोला जाता है। ठीक है।
गाडू, गडू भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। कौन से इलाके को, गाढ़ वाला। दूसरा जो आता है वो आता है लेक शब्द, यानी लेक मतलब ये झील से संबंधित नहीं है, ठीक है। लेक, लेक का मतलब क्या होता था, पहले के टाइम जैसे जो घने जंगल वाले इलाके होते थे, उन घने जंगलों को साफ करके भूमि को समतल यानी प्लेन टाइप का बनाया जाता था और वहाँ पे खेती की जाती थी। यानी घने जंगलों का एक इलाका जिसको प्लेन करके, समतल करके वहाँ क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। और वर्तमान समय में कई इलाके, कई गांव इन जगहों पे बस गए हैं। तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बनलेख नाम सुना होगा आपने, वो उसी से बन के आया है, ठीक है। या आपने मतलब कोई और गांव का नाम सुना होगा, मंगल खेत, बनलेख, इस टाइप के, वो सब के सब क्या बनते हैं, इसी से। यानी इसके नीचे आपने लिखना है घने जंगलों की भूमि जिसे समतल करके खेती योग्य बनाया जाता था। घने जंगल युक्त भूमि, घने जंगल युक्त भूमि जिसे जिसे समतल कर, जिसे समतल कर खेती योग्य बनाया जाता था, ठीक है। खेती योग्य बनाया जाता था, उसको क्या बोला जाता था, अपने आप में लेक बोला जाता था। तो ऐसे कई, अब तो वर्तमान समय में ऐसी जगहों पे कई जगह कोई गांव बस गए हैं। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बनलेख सुना, मंगल लेक सुना, ये सब के सब क्या है, ये लेक है। लेक मत करना, लेख करना, सॉरी, इसको लेख खौ करना, ठीक है। लेक मत करना, लेख करना। तो जैसे आप लोगों ने क्या सुना होगा, बनलेख सुना होगा, बनलेख, मंगल खेत, इस टाइप से कोई नाम सुने होंगे आपने, मंगल खेत, लेक, ठीक है, मंगल लेक। ये सब के सब क्या हो गया अपने आप में, ये गांव टाइप के। अब वर्तमान में इन इलाकों में गांव बस गए हैं, तो ये गांव के एग्जाम्पल हैं। तो पहले घने जंगलों को काट के उसको समतल बना के खेती की जाती थी, उसी इलाके को लेख बोला जाता था, घने जंगल जिसपे समतल की खेती। तीसरा आता था इजर, यानी इजर जो भूमि होती थी वो बहुत उपजाऊ या बहुत अच्छी भूमि नहीं होती थी। ये जो भूमि होती थी किस टाइप प्रकार की होती थी, कंकड़ वगैरह वाली, यानी पथरीली और निकृष्ट टाइप की भूमि आप लोग इसको कह सकते हैं। इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह होते, तो खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती थी। तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए पथरीली, यानी जहाँ पर पत्थर वगैरह हैं। निकृष्ट यानी बेकार टाइप की भूमि, या ढलाऊ, ढलाऊ मतलब जिसमें ढलान है। तो अब जैसे ढलाऊ भूमि होगी, पथरीली होगी, किसी काम की नहीं होगी, कंकड़ पत्थर होंगे, तो उस पर खेती करना उतना सही नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगी, यानी उपजाऊ नहीं होगी। तो ये पहले के टाइम पे क्या करता था, राजा जो होता था वो दान दे देता था किसी को इस टाइप की भूमि, उसको इजर भूमि बोला जाता था। यानी इसमें बहुत लंबे समय बाद हल्की फुल्की खेती होती थी, 3 4 4 5 वर्षों बाद। तो इसको लिख लीजिए, राजा इसको दान देता था, राजा द्वारा दान दिया जाता था इसको, ठीक है, दान दिया जाता था। और 3 4 वर्षों में एक बार खेती होती थी, 3 4 वर्ष में खेती होती थी, यानी खेती के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है। तो आप नीचे लिख रहे हो खेती हेतु अनुपयुक्त, खेती हेतु उपयुक्त नहीं, यानी उतनी सही नहीं है खेती के लिए, होगी भी तो बहुत बेकार टाइप की खेती होगी, बहुत अच्छी भूमि इसको नहीं माना जाता था, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है एक शब्द धुरा शब्द। आप लोगों ने सुना होगा, धुरा किसको बोलते हैं, अभी भी सुना होगा, धुरा या डांडा, ये सब क्या होते हैं, पहाड़ी का जो इलाका होता है। यानी जो धुरा है अपने आप में ये कौन सा इलाका है, बहुत ऊंचाई के पहाड़ी के जो इलाके हैं, यानी जो समतल नहीं है, पहाड़ टाइप के जहाँ पे होते हैं। और ये जो इस भूमि का यूज़ किया जाता है, लोग घास के लिए, पशुचारण के लिए या किसी लकड़ी वगैरह के लिए इसका यूज करते हैं। यानी जो धुरा है ये समतल भूमि नहीं है, समतल नहीं होगी, ये प्लेन भूमि नहीं होगी। और इसका जो यूज होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, लोगों के द्वारा घास के लिए, इसके मतलब पशुचारण यानी पशुओं को चराने के लिए, या इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, लकड़ी के लिए, जंगल से लकड़ी है तो इसका सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इन जंगलों का। तो इसमें कोई खेती वगैरह नहीं होगी। यानी धुरा तो ये है। और डांडा शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एक ब्रैकेट में लिखो धुरा डांडा, धुरा डांडा क्या कहते हैं, जो टॉप का इलाका होता है, जो चोटी टाइप की होती है, यानी जो पहाड़ टाइप का होता है, उसको बोलते हैं धुरा डांडा, ठीक है। तो समतल भूमि नहीं होगी। इसके बाद जो अगला आता है वो शब्द आता है आपका बगड़। बगड़ भी आप लोगों ने नाम सुना होगा उत्तराखंड में, जैसे कई इलाकों के नाम पड़े हैं, नारायण बगड़ आपने सुना होगा, बांस बगड़ आपने सुना होगा। तो ये बगड़ जो शब्द होता है ये क्या होता है, किस चीज़ को दर्शाता है, जैसे जो नदी होती है, नदी के घाटी का जो इलाका होता है वहां ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो, ठीक है। यानी इसमें क्या होती है, खेती ठीक ठाक मात्रा में हो जाती है। यानी बगड़ का मतलब है पहाड़ी भागों में नदियों के किनारे की जो समतल भूमि होती है उसको बगड़ बोला जाता है। यानी
पहाड़ों में नदियों के किनारे की समतल भूमि, नदियों के किनारे की समतल भूमि यानी प्लेन भूमि, किनारे की समतल भूमि को क्या बोला जाता है? बगड़ बोला जाता है। और इसमें खेती क्या होती है? ठीक ठाक हो जाती है, यानी अपने आप में उपजाऊ भूमि है, यानी एक प्रकार की उपजाऊ समतल भूमि तथा उपजाऊ भी लिख दो इसमें, ठीक है। उपजाऊ भूमि यानी उपजाऊ का क्या मतलब होता है? जिसमें खेती अच्छी खासी हो सकती है, जो अच्छी खासी फर्टिलाइज है, यानी फर्टिलाइजर मतलब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आप लोग इसके ब्रैकेट में लिख लो, जैसे कोई एग्जाम्पल नारायण बगड़, ये कहाँ पड़ता है? चमोली में। और विशेषता ये होगी इसकी कि ये नदियों के किनारे का इलाका होगा, ठीक है। एक बांस बगड़ लिख लीजिए, ये पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, बांस बगड़, तो ठीक है। ये इस प्रकार के इलाके हो गए, बगड़ इसको बोला जाता है। अगला जो आता है बगड़ के बाद आपका वो आता है गाड़ को दलो। क्या आता है? गाड़ को दलो। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाड़ को दलो का मतलब क्या है, ठीक। गाड़ को दलो, और जो गाड़ को दलो भूमि होती है, इसको जो कुमाऊं है, कुमाऊं के रीजन में इसको क्या बोला जाता है? अपने आप में दल या दौल बोला जाता है, ठीक है। इसको कुमाऊं में लिख लीजिए, कुमाऊं में इसको दल या दौल बोला जाता है, दल ऑब्लिक दौल, इस टर्मिनोलॉजी से इसको जाना जाता है। और इसका क्या मतलब है? यानी नदियों के किनारे ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हाइट पे हो जाता है जहां पे सिंचाई नहीं हो पाती। यानी जैसे जो बगड़ है, बगड़ से थोड़ा ऊंचाई के इलाके में होगा, यानी कहने का ये मतलब है नदियों के किनारे, लेकिन तल से इतनी ऊंचाई पे होगा, उस नदी की तल से, कि यहाँ पर सिंचाई नहीं हो पाती है। तो इसको लिखो नदियों के किनारे, नदियों के किनारे, लेकिन नदी तल से इतना ऊपर, नदी तल से इतना ऊपर कि उस पर सिंचाई नहीं हो पाती, उस पर सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसी भूमि जो होती है वो क्या कहलाती है? गाड़ को दलो, जिसको कुमाऊं में दल या दौल बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। और इसके बाद जो अगला आता है आपका, उसको बोलते हैं बण या वन। ये तो अभी भी कहते हैं, जैसे आप लोग कुमाऊं में सुना होगा आपने, ग्रामीण इलाकों में बण गया है कहते हैं, ठीक है। बण या वन क्या होता है? एक प्रकार का वन वाली भूमि, ठीक है, जंगल जिसको कहते हैं, बण या वन। अब ये बण या वन क्या है? देखिए बण, आपने ये जनरली ये टर्मिनोलॉजी सुनी भी होगी। बण का मतलब क्या होता है? वन भूमि जहां पर गांव के नियंत्रण में होती है, और इसका जो यूज होता है वो घास लकड़ी है, तो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोग इसका यूज करते हैं। यानी एक प्रकार की कौन सी भूमि है? वन, यानी जंगल से संबंधित भूमि है वन भूमि। और किसके नियंत्रण में होगी? गांव के नियंत्रण में, गांव के नियंत्रण में। और इसका उपयोग क्या होगा? घास लकड़ी या पशुचारण जो होता है ना, हेतु सामूहिक, यानी कलेक्टिवली इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, सामूहिक प्रयोग करेगा ग्रामीण इलाके वाले, ठीक है। इसको बोलते हैं बण या वन। और इसी को एक टर्मिनोलॉजी और बोला जाता है, उसको बोला जाता है उबड़ी। इसके ब्रैकेट में उबड़ी भी लिख लो, उबड़ी भी आपने इसके ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका बण या वन। अगला जो आता है आपका, उसको बोलते हैं रॉ या रई। और ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना, रॉ या रई को, ठीक है। तो रॉ भूमि कौन सी होती है वो ध्यान रखना, रॉ, या इसी को बोला जाता है रई। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको क्या होता है। जैसे जो नदी घाटी का इलाका होता है, यानी घाटियों में क्या होता है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इलाका जहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है, यानी कोई गहरी घाटी का इलाका होगा, वैली होगी, वहाँ पर भूमि का एक ऐसा भाग जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। जैसे ये पर्वतीय इलाका है और ये जो घाटी के इलाके हैं, सपोज ये घाटी है और यहाँ एक ऐसा इलाका, ये वाला इलाका, इसमें क्या हो गया? पानी स्टोर हो गया इस वाले इलाके में। तो ये जो पानी स्टोर हो गया, तो पानी स्टोर होने के बाद जब धूप पड़ी, इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, पानी की मात्रा खत्म होगी, तो ये क्या होगा? नमी होगी इस वाले वाटर में, अच्छा खासा गीला होगा, जिसकी वजह से यहाँ खेती करना क्या हो सकता है? आसान हो सकता है, यानी ये उपजाऊ होती है। तो ऐसी ही भूमि को रॉ या रई बोला जाता है। तो सिंपल सी बात, गहरी घाटी की ऐसी भूमि जहां पानी एकत्र होकर तालाब का रूप लेता है, गहरी घाटी का ऐसा भाग जहां पानी एकत्र होकर, पानी इकट्ठा होकर, या एकत्र जो भी लिखोगे, ठीक है, इकट्ठा होकर तालाब का रूप ले, तालाब का
रूप ले। तो ऐसी भूमि क्या होती है, रोया राई कहते हैं इसको। और जो ये तालाब का रूप होगी, तो जैसे ही यहाँ पानी सूखेगा, यानी बाद में क्या होगा, कभी पानी सूख जाएगा, पानी सूखेगा, पानी सूखने के बाद तो यहाँ क्या हो सकती है, कृषि कार्य हो सकता है, यानी कृषि केतु उपयुक्त हो जाएगी, यानी कृषि बढ़ जाएगी, यानी कृषि कार्य हो सकती है। या आप लोग इसको कह सकते हैं कि जो कृषि पानी सूख गया तो खेती हो सकती है और वो उपजाऊ हो सकती है, यानी खेती, कृषि न रखी खेती लिख दो इसको, खेती। और ये जो भूमि होगी कैसी होगी, वो उपजाऊ होगी, यानी अच्छा खासा इसमें उत्पादन हो सकता है। तो ऐसी भूमि को रोया रई बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अब आएंगे वो 3 इंपॉर्टेंट आप लोग कर देना। एक तो तलो या तलाऊ भूमि होती है, एक को उपराऊ भूमि बोलते हैं, और इसी से क्वेश्चन भी आता है। तो पहला इसके बाद जो लिखना है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है, इसको नोट करने का, तलाऊ भूमि या तलाऊ भूमि लिखो, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। ठीक है, तलाऊ लिखो सबसे पहले, ये क्या होती है तलाऊ भूमि। और आपका पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं कहीं से आएगा, तो आप लोग लिख लीजिए तलाऊ भूमि, या इसी को बोलते हैं तलु भूमि, तलो। अब देखिए ये होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तलाऊ भूमि या तलो भूमि एक ऐसी भूमि होती है जिसमें खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। यानी अगर आपसे कभी पूछता है कौन सी भूमि सब खेती हेतु उपयुक्त यानी सबसे उत्तम किस्म की है, तो आप बताना तलाऊ या तलाव भूमि। और इसको ध्यान रखना, इसमें सिंचाई की सुविधाएं बहुत बेहतर होती हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए तलाऊ या नाम से लग रहा है जो तली हुई तलाऊ भूमि है। ठीक है, तालाब मतलब जिसमें अच्छा खासा नमी है। तो सबसे पहले इसमें लिखो खेती हेतु सबसे बेहतर भूमि, खेती हेतु सबसे क्या है उत्कृष्ट लिखो, या उत्तम भूमि लिख लीजिए। खेती हेतु सबसे उत्तम भूमि जो होती है वो कौन सी होती है, तलाऊ या तलाव भूमि। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, सिंचाई सुविधाओं से युक्त होती है। इसकी सबसे विशेषता क्या है, सिंचाई सुविधा यहाँ पर पर्याप्त होती है, इसीलिए तो खेती सबसे बढ़िया होती है। जब खेती सबसे बढ़िया होगी उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, सिंचाई सुविधाओं से युक्त, सुविधाओं से युक्त होती है। ठीक है, यानी इसमें बहुत अच्छी क्या होती है, सिंचाई होती है, और जिसके कारण यहाँ खेती क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छी होती है। उसको तलाऊ और सबसे उत्कृष्ट किस्म की भूमि बोला जाता है, तलाऊ या तलाऊ भूमि को। और इसके लिए क्या होता है, खेती का जो मतलब इसमें खेती होती है बहुत बेहतर होती है। दूसरा इसकी का अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं उपराऊ भूमि। क्या बोला जाता है, उपराऊ भूमि। ठीक है, उपराऊ उतनी अच्छी नहीं होगी, याद रखना, उपराऊ भूमि जो होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ये इसके कंपैरिजन में बहुत निम्न कैटेगरी की होती है, यानी घाटियों के ऊपरी क्षेत्र में जहाँ कंकड़ पत्थर टाइप की होंगी और सिंचाई भी बहुत बढ़िया नहीं होगी, वर्षा के जल पे ये डिपेंड रहेंगी। जब बारिश होगी उसके बाद इसमें सिंचाई होती है, तो उसको बोलते हैं ऊपरी। यानी घाटियों से आप इसको नीचे, इसके मतलब जो ऊपरों लिख रहे हो इसके नीचे लिख लीजिए आप, घाटियों के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, देखो घाटियों के ऊपरी क्षेत्र में, घाटियों के ऊपरी क्षेत्र में, यानी जैसे ये तो घाटियों के निम्न क्षेत्र में पाई जाएगी, क्योंकि पानी के इलाके में तो अच्छे खासी सिंचाई होगी। तो ऊपर के भाग में तो यहाँ सिंचाई जो होगी बहुत मुश्किल से हो पाएगी, और कंकड़ पत्थर युक्त होती है, याद रखना इसमें, कंकड़ ऑब्लिक पत्थर युक्त भूमि होती है। तो अगर कंकड़ पत्थर है तो कंकड़ पत्थर में खेती उतनी बेहतर नहीं होगी। तो ठीक है, खेती के लिए उतनी बेहतर नहीं लिखो। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, होगी। खेती हेतु तलाऊ से मतलब खेती हेतु उतनी बेहतर नहीं लिख दो, यानी होती तो है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं। ठीक है, उतनी बेहतर नहीं। और एक पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, उसके नीचे अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, वर्षा जल पर निर्भर, यानी सिंचाई जो होगी यहाँ पर वर्षा जल पर निर्भर होगी। सिंचाई जो होगी वर्षा जल पर निर्भर, वर्षा जल पर निर्भर रहेगी, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, इसको बोला जाता है उपराऊ भूमि। और यहां से लास्ट जो आता है उसको बोलता है सेरू भूमि। तो एक सेरू भूमि लिख लीजिए, सेरू। ये क्या होती है, एक ऐसी भूमि जो सिंचाई युक्त तलाऊ भूमि, यानी सिंचाई है और तालाब यानी सिंचित तलाऊ भूमि को सेरू बोला जाता है उत्तराखंड में, याद रखना। सिंचित यानी जो सिंचाई है और तालाऊ है, यानी सिंचित तलाऊ भूमि, तलाऊ भूमि, इसको बोला जाता है सेरू भूमि। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें कंफ्यूज हो गया, इसमें मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए
कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ। देखो सेरू और तलाऊ में क्या है। तलाऊ एक ऐसी भूमि होगी जो सिंचित यानी सिंचाई की सुविधा होगी। मैंने ये नहीं कहा कि इस पे सिंचाई हो चुकी है, सिंचाई की सुविधा होगी। जैसे ही आप उसको सिंचाई कर लोगे वो सराव बन जाएगी, सेरू बन जाएगी। यानी सिंचित तालाब को सेरू बोलते हैं और तालाब भूमि ऐसी भूमि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है और सिंचाई की सुविधा वहां पे है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। अब लास्ट के 2-3 बचते हैं। एक आप लोगों ने जैसे जो कुमाऊं के इलाके हैं वहां तो बोला ही जाता है, क्योंकि मैं भी खुद वहीं से हूँ, तो एक सिमार शब्द सुना होगा आपने, सिमार। गढ़वाल में शायद सिमार ही बोलते होंगे। तो सिमार शब्द क्या बोलता है, एक ऐसी भूमि, एक प्रकार से आप सिंपली समझ लीजिए दलदल टाइप का जो जमीन होती है, यानी दलदल टाइप की जो भूमि होती है उसको सिमार बोला जाता है। यानी इसमें प्राकृतिक स्रोतों से पानी रिश्ता रहता है। आपने देखा होगा कई बार ये टर्मिनोलॉजी पहले से सुनते आ रहे हो कि सिमार हो रहा है। यानी सिमार का क्या मतलब है, वो एक प्रकार के जो नेचुरली आपका पानी है वो रिश्ते रहता है जमीन से, तो वो पूरी जो भूमि होती है गीली गीली रहती है, यानी एक प्रकार का दलदल टाइप का रहता है। तो सिमार क्या होता है, एक ऐसी भूमि जिसपे प्राकृतिक स्रोत से पानी रिश्ता है। ठीक है, तो इसमें सिमार से लिख लो, प्राकृतिक स्रोत से पानी रिश्ता है, प्राकृतिक स्रोत से पानी क्या होगा इसमें रिश्ता है। ठीक है, तो एक प्रकार के ब्रैकेट में इसको लिख लो दलदल टाइप का, आपका समझ जाओगे, दलदल भूमि। ठीक है, और ये किसके लिए उपयुक्त होती है, धान हेतु उपयुक्त। यानी जो धान की खेती होती है, धान हेतु क्या है, ये अच्छी मानी जाती है। इस वाली भूमि को धान हेतु अच्छी माना जाता है, सिमार भूमि को। लास्ट के 2 आते हैं, एक तलिया, एक आपका खिल कटिल। ठीक है, तलिया क्या होती है, तलिया एक ऐसी भूमि होती है जो आपका जो मैंने आपको तलाऊ और उपरो बताया था ना, तलाव भूमि और उपरो भूमि, उसके बीच की जो भूमि होगी उसको तलिया बोलते हैं। यानी तलिया आपको समझना है ऐसे, देखो ये आपका क्या हो गया, तलाव या तलाव भूमि होगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, उपरो हो गया। इन दोनों के जो मध्य होगा यानी यहाँ पे, तो उसको जो भूमि बोला जाता है उसी को बोला जाता है तलिया भूमि। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत करना, तलिया दोनों के मध्य लिख दो ब्रैकेट में, दोनों के मध्य यानी मिड में होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या है, समझ नहीं आया, ये क्या होगा, इसमें ये डिफरेंस होगा, ये इतनी ज़्यादा सिंचाई से युक्त तो होगी नहीं जितनी ये है, और इतनी घटिया भी नहीं होगी कि जितनी ये है, तो इसके मिड में है। यानी बिना बारिश के भी, ये वर्षा जल पे निर्भर रहती थी, ये बिना बारिश के भी यानी बिना वर्षा के भी इसमें फसल अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसकी जो भूमि होगी, इसका जो लैंड होगा, उसमें इतने गुण एटलीस्ट होंगे कि उसको उतना ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी इसको पड़ेगी। तो इसमें ब्रैकेट में लिखो, वर्षा जल बिना भी, वर्षा के बिना भी अच्छी फसल हो सकती है इसमें। ठीक है, अच्छी फसल, ये हो गया। और जो लास्ट आता है वो आता है आपका खिल कटिल। ठीक है, क्या लिखोगे लास्ट वाला, खिल कटिल। यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लो आप लोग पूरा लिखना, खिल कटिल। ये कौन सी भूमि होती है, हमने ये देखना है। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, पहले जब आदिम समाज हुआ करता था, आदिमानव वगैरह, या अभी भी बहुत से इलाकों में, नॉर्दर्न ईस्ट के इलाकों में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वहां क्या करते हैं, जैसे कोई लैंड होगा, अगर वो लैंड है, भूमि हो, कृषि योग्य नहीं है, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, उस भूमि को साफ करेंगे, यानी समतल बनाएंगे, पूरा अच्छा खासा बनाएंगे, झाड़ी वाड़ी काट के अच्छा प्लेन कर देंगे उसको, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। यानी एक ऐसी भूमि जो पहले उपजाऊ तो है नहीं, पूरी क्या है, जंगल, मतलब कांटे वाटे इस सब चीज़ों से भरी पड़ी है, उसको साफ करके उस लैंड को, उस पर कृषि कार्य किया जाता है, और एक बार करने के बाद फिर छोड़ दिया जाता है 5-6 सालों तक, फिर बंजर रख देंगे। तो ऐसी भूमि को बोला जाता है खिल या कटिल, यानी खिल कटिल ऐसी भूमि होती है। तो इसमें लिखो, ऐसी बंजर भूमि जिसे खेती युक्त बनाए जा सकते हैं उसको बोलते हैं खिल कटिल। पहले तो बंजर थी, ऐसी बंजर भूमि जिसे खेती योग्य बनाया जा सके, जिसे खेती योग्य बनाया जा सके। ठीक है, खेती योग्य बनाया जा सके, बनाया जा सके, तो ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं, खिल कटिल बोलते हैं। और इसमें एक बार खेती कर दी तो फिर छोड़ देते हैं 3-4 साल, तो फिर बंजर रहेगी। यानी ब्रैकेट में लिखो, एक बार फसल के बाद 3-4 साल तक बंजर। इसमें क्या करेंगे, एक बार फसल, फिर 3-4 साल बंजर, साल बंजर रख देंगे उसको। ठीक है,
तो ऐसी भूमि को बोला जाता है खिल कटिल। ये थे आपके लैंड जो उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के आपको भूमि देखने को मिलती है। आपको क्या याद रखना, तलाव या तलाव उपरो क्या होती है, इजर भूमि क्या होती है, सबसे घटिया होती है, ठीक है। इजर वो कंकड़ वंकड़ वाली भूमि है, उस पर तो खेती करना बहुत मुश्किल काम है। बाकी जो छोटी छोटी टर्मोलॉजी है, क्या पता आयोग का दिमाग कहाँ मतलब खिसक जाए, कैसा वो क्वेश्चन पूछ दे, तो कोई नहीं जानता, तो आप लोग उसको पूरा तैयार करके रखना। अब जो हमारा आता है वो आता है उत्तराखंड में मिट्टी के प्रकार, यानी जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हेडिंग लिख लो मिट्टी या मृदा, ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो इसके ब्रैकेट में लिखो हिमालयी क्षेत्र में 5 प्रकार की, मुख्यतः 5 प्रकार की, ब्रैकेट में लिखो हिमालयी क्षेत्र में, जो हिमालयी एरिया है, हिमालयी क्षेत्र में मुख्यतः 5 प्रकार की, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने उत्तराखंड का मैप, मैंने जब आपको उत्तराखंड पढ़ाई थी, उत्तराखंड में मैंने आपको हिमालय का विभाजन, भौगोलिक विभाजन वगैरह पढ़ाया था। बृहद हिमालय, उसके नीचे आपका जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, नीचे शिवालिक हिमालय, तराई भाबर का इलाका आपको याद होगा। उसी वाले मैप पे चले जाइए, यानी उसी मैप को खोल लीजिए कॉपी में, जहां भी आपने वो बना रखा है। वो बहुत आसान है। देखिए आप लोग सब जानते हैं, जैसे होता क्या है, जो मृदा होती है ना, मिट्टी, ये आपकी जलवायु कंडीशन पे डिपेंड करती है, यानी वर्षा कितनी है, तापमान कितनी है, ह्यूमिडिटी कितना है, और इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर होते हैं वहाँ पे, बरसात वगैरह, तो उन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जलवायु के अंदर आता है। जब आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म पे कैलकुलेट करोगे, जैसे मौसम और जलवायु दोनों डिफरेंट है। मौसम क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2-4 दिन का जो मतलब एवरेज रहता है आपका, जो मौसम से संबंधित फैक्टर हैं, मौसम यानी वर्षा वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, आर्द्रता, ये सब चीज़ों का 2-4 दिन 24 घंटे इतने का जो मतलब आप औसत देखो वो मौसम होगा। लेकिन अगर इसी मौसम को आप किसी बहुत बड़े क्षेत्र के लिए एक लॉन्ग टर्म पे अगर कैलकुलेट करोगे, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 5 महीने, और बहुत बड़े इलाके के लिए जब उन सब जगह का एवरेज निकालोगे तो वो जलवायु बन जाती है। तो ये जो मिट्टी है किसी भी इलाके की, वो उसकी जलवायु पे डिपेंड करती है कि यानी उस इलाके में कितनी बरसात होती है, कैसा वहाँ टेम्परेचर रहता है, या वहाँ किस प्रकार की वनस्पति वगैरह, हर चीज़, मतलब वनस्पति, मिट्टी से ही वनस्पति तय होती है, ठीक है। अब देखो ये सपोज हिमालय का सबसे ऊंचा इलाका है, यानी सबसे ऊंचा, यहाँ डिफरेंट होगी। हिमालय के ऊंचे के इलाके के बाद थोड़ा हिमालय की कम हाइट पे आओगे आप, यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगी। फिर उसके नीचे वाले इलाके में आओगे, यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगी। फिर आप मैदानी इलाकों में आओगे, यहाँ डिफरेंट काइंड की मृदा पाई जाएगी। ये आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। यानी हिमालय का जो सबसे ऊंचा भाग है उससे निम्न है, उससे नीचे। क्यों? अब देखो सबसे ऊंचे वाले भाग में जाओगे, यहाँ जलवायु यानी मौसम की क्या कंडीशन होगी, कैसी जलवायु होगी, खुद बताओ। जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाओगे टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, यानी यहाँ तापमान तो बहुत कम है ना। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसके टेम्परेचर में, यानी घाटियों का जो इलाका है, जो नीचे सबसे घाटी का इलाका है, वहाँ टेम्परेचर सर्वाधिक पाया जाएगा। और जैसे जैसे आप हाइट की ओर जाओगे तो आपका टेम्परेचर में कमी आएगी। जब टेम्परेचर कम हो रहा तो वहाँ पे बरसात यानी वर्षा का फैक्टर भी होगा, वहाँ बर्फ पड़ेगी या क्या होगा, ये कई फैक्टर होते हैं जो मृदा कैसी होगी उसको तय करते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ फिलहाल ये देखना है कि मिट्टी जो होगी हिमालयी क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से प्रकार की पाई जाती है। जो ग्लेशियर के इलाके होंगे, सपोज ये आपका कौन सा इलाका है, ग्लेशियर का इलाका है, ठीक है। इसको लिख लीजिए ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर मतलब हिमनद, जिसको बोलते हैं आप लोग हिमनद, ठीक है। इन इलाकों में जो होगा इसको बोलते हैं पर्वतीय छिछली मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? पर्वतीय छिछली मिट्टी, यानी इस वाले भाग में पर्वतीय छिछली मिट्टी, ठीक है, सबसे ऊपर। अब आप थोड़ा नीचे आए तो जैसे ही ग्लेशियर पिघलता है, आप लोगों ने देखा होगा जहां एक फिक्स सीजन में बर्फ पिघल जाती है और बाद में उसमें हरी भरी मखमली घास खिलती है, जिसको आप लोग बुग्याल बोलते हो। यानी आप ग्लेशियर का इलाका छोड़ा, उसके थोड़ा सा आप नीचे आए, यानी कम हाइट पे आए, तो आपको वहां बुग्याल देखने को मिलते हैं, जहां वर्ष के कुछ समय आपको बर्फ पिघलती हुई दिखेगी और वहां आपको हरी हरी घास, मखमली घास देखने को मिलेगी, उसको बुग्याल बोलते हैं। तो सपोज ये इलाका जो है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका आपका कौन सा हो गया? बुग्याल का इलाका हो गया। ये कौन सा इलाका हो गया? बुग्याल का। तो जो बुग्याल वाला इलाका है, इस भाग में जो मिट्टी पाई जाएगी उसको बोलते हैं एल्पाइन चारागाह मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? एल्पाइन चारागाह मिट्टी। एल्पाइन, इसको मैं इरेज करता हूं ऊपर वाले को, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में आपने लिख ही दिया होगा, देखो ये हो गया इस वाले भाग में एल्पाइन चारागाह मृदा, एल्पाइन चारागाह
मिट्टी, ठीक है, एल्पाइन चारागाह मिट्टी। अब आप बुग्याल के क्षेत्र को भी छोड़ के आगे आप थोड़ा सा क्या है और भी हाइट में कम इलाके में आएंगे, यानी आप ऐसे इलाके में जहां ये, अब देखो वनस्पति किस पे डिपेंड करती है, जलवायु पे और वहां की मृदा पे। प्लेन सी की मिट्टी अलग होगी, प्लेन सी की जलवायु अलग होगी, तो पेड़ पौधे भी अलग टाइप के होंगे, क्योंकि उनको उसी टाइप की जलवायु मिल रही है, उनको अच्छा पानी मिल रहा, उनको अच्छी खासी धूप मिल रही। इनको तो धूप भी बहुत कम मिल पाती है क्योंकि ये ठंड में ही रहते, तो कहाँ वनस्पति बढ़ेगी, बढ़ ही नहीं सकती, कहाँ मिट्टी पर निपेगी। तो जैसे ही आप अल्पाइन क्षेत्र से नीचे की ओर आए, यानी आप मध्य या लघु हिमालय के इलाके में आगे, इसको जैसे आप लोग उप पर्वतीय मिट्टी आप लोग कह सकते हैं, यानी पर्वत इसके बाद का जो इलाका है जहां आपको देवदार वगैरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है उप पर्वतीय मिट्टी। यानी थर्ड कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगी, इस प्रकार से उप पर्वतीय मिट्टी, उप पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। और ये जो उप पर्वतीय मिट्टी होगी ये कहां पाई जाएगी, जहां आपको देवदार और सप्रू के पेड़ मिलेंगे, देवदार और सप्रूस के पेड़, ठीक है। ये जो इलाका होगा, इन इलाकों में देवदार और सप्रूस के पेड़ मिलेंगे, उप पर्वतीय मिट्टी इसको बोला जाएगा। जैसे ही आप उप पर्वतीय मिट्टी को छोड़ के नीचे की ओर आए, जहां आपको चीड़ वगैरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, यानी उसको वहां पे आपको जो मिट्टी पाई जाएगी उसको बोला जाएगा भूरी, लाल और पीली कलर की मिट्टी, ठीक है। यानी आप इससे और नीचे आए, सपोज आप इस इलाके में पहुंच गए, यहां पाई जाएगी आपको भूरी, लाल और ये मृदा जो टॉपिक है, फ्यूचर में कभी अच्छा खासा टाइम मिला तो आपको मैं पूरा डिटेल से मृदा समझाऊंगा भारत के भूगोल के अंदर, कि मृदा कैसे बनती है, क्या इसके टाइप होते हैं, वो कैसे जलवायु, मतलब जलवायु पे निर्भर रहती है, वनस्पतियां कैसे मृदा पे निर्भर रहती हैं। अभी तो आपको सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखना है कौन सी मिलती है। भूरी, लाल, पीली जो मिट्टी होगी वो उससे नीचे के इलाकों में पाई जाएगी, जहां आपको बेसिकली क्या मिलते हैं, चीड़ के वन मिलते हैं, और ये मध्य हिमालय के भागों में पाई जाएगी। तो यहाँ लिखो मध्य हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय ब्रैकेट में लिखो चीड़ के वृक्ष, ठीक है। यहाँ को क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली आपको चीड़ के वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी मध्य हिमालय का जो इलाका है यहाँ क्या देखने को मिलेंगे आपको, चीड़ के वृक्ष। और उससे जब आप नीचे की ओर आओगे, यानी लास्ट जो इलाका है शिवालिक का इलाका, मैदान, क्योंकि हमने पर्वतीय मिट्टी पढ़ रहे हैं, हम मैदानी की तो पढ़ नहीं रहे, मैदान अलग है, ठीक है, प्लेन से अलग है, उधम सिंह नगर हरिद्वार की मृदा अलग चीज है, हम सिर्फ और सिर्फ पर्वतीय मिट्टी पढ़ रहे हैं। तो पर्वतीय इलाकों में 5 प्रकार की मिट्टी बेसिकली पाई जाएगी। सबसे पहले पर्वतीय छिछली मिट्टी जो कि ग्लेशियर के इलाकों में पाई जाएगी, एल्पाइन चारागाह मिट्टी जो कि बुग्याल के इलाके में पाई जाएगी, उप पर्वतीय मिट्टी जो कि आपका देवदार और सप्रूस के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ, भूरी लाल मिट्टी जहाँ मध्य हिमालय के क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष, और उससे जब नीचे की ओर आओगे, उस नीचे की ओर आने वाले इलाकों में जो मिट्टी पाई जाएगी उसको बोलते हैं टर्शियरी मिट्टी, यानी बलुई टाइप की मिट्टी, ठीक है। तो इसके नीचे जो आएगा आपका वो आएगा टर्शियरी मिट्टी, इधर वाले इलाके में जो शिवालिक का इलाका है इसको बोलते हैं टर्शियरी, ठीक है। मतलब आप ये इसको ब्रैकेट में यहाँ तो लिख दो आप शिवालिक क्षेत्र में, यहाँ लिख दो आप शिवालिक क्षेत्र। मैंने आपको बताया था, तभी मैंने कहा आपसे कि आप लोग अपने पास उस मैप को खोल लीजिए, मैंने जहां भारत का भूगोल में, मतलब सॉरी उत्तराखंड के भूगोल में पर्वतीय ये विभाजन बताया था, भौतिक विभाजन, ठीक है। तो इसको लिखो आप टर्शियरी मिट्टी, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, टर्शियरी मिट्टी। यानी टर्शियरी मिट्टी का मतलब क्या होता है, इसमें बलुआ टाइप का आपको देखने को मिलेगा, यानी एक प्रकार का बलुआ होगा और इसमें छिद्र होंगे, यानी छेद छेद टाइप के होंगे। जैसे मिट्टी को पकड़ोगे आपको हल्के से छिद्र दिखेंगे उसमें, ठीक है, पानी इजीली रिस जाएगा। तो हल्की बलुई छिद्रमय लिखो, हल्की बलुई, हल्की बलुई छिद्रमय, इसको बोलते हैं टर्शियरी। तो हिमालयी क्षेत्र में अगर आपसे पूछता है किन इलाकों में कौन सी मृदा पाई जाएगी, मुझे लगता है कि आपके समझ आया होगा। ग्लेशियर हिमनद में कौन सी पाई जाएगी, बुग्याल के इलाकों में कौन सी पाई जाएगी, देवदार और सप्रूस में कौन सी होगी, मध्य हिमालय चीड़ वाले पेड़ के वहाँ कौन सी होगी, शिवालिक क्षेत्र में कौन सी होगी। ये था आपका आज के दिन का टॉपिक। अब इसमें 2 फैक्टर लिख लो, 3 टर्मोलॉजी, एक घरिया लिखो, एक बिचलिया लिखो, बुनिया लिखो, ठीक है। एक क्या लिखोगे आप, इसको मैं इरेज कर दूँ, देखना, एक घरिया लिखना है आपने, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो, देखो 3 टर्मोलॉजी लिखनी है बस, ठीक है, तो आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। देखो, एक आपने लिखना है घरिया, घरिया के आगे लिखो डैश करके, इसके आगे लिखो पर्वतीय क्षेत्र में मानव अधिवास वाली भूमि को घरिया बोलते हैं, जहां इंसान रह रहा होता है, ठीक है, उसको घरिया बोलते हैं। दूसरा आपने बिचलिया लिखना है, बिचलिया गांव के मध्यवर्ती जो भूमि होती, गांव के मध्यवर्ती भूमि बिचलिया। और तीसरा आपसे जो गांव से दूर यानी जंगल से लगी हुई जो भूमि होती है उसको बुनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुनिया, ठीक। अब देखो, जैसे कोई ये एक गांव है, ये एक गांव है, ठीक है, यहाँ अलग अलग घर बने हैं, ये ठीक, ये अलग अलग घर बने हैं, ये हो गया, ठीक है। और ये जो इलाका है
ये आपका क्या हो गया, जंगल का इलाका हो गया, ये पूरा जंगल का इलाका, इससे बाहर का इलाका। तो जो जिस इलाके में इंसान रह रहा है घरिया, यानी इसको ये अधिवास, यहाँ पे उसका अधिवास है, तो ये इलाका इसके लिए घरिया हो जाएगा, ठीक है, घरिया। और जैसे ही थोड़ा इलाका फैलेगा, गांव का जो पूरा ये वाली जो भूमि है इसको बोला जाएगा बिचलिया, और इस भूमि से हट के जो जंगल वाले इलाके की ओर जो भूमि लग जाएगी उसको बोला जाएगा बुनिया। तो तीनों लिखो, घरिया अधिवास वाली भूमि, यानी अधिवास वाली जहां रह रहा है रेसिडेंट, अधिवास वाली भूमि। बिचलिया लिखो गांव की मध्यवर्ती भूमि, और तीसरा लिखो वनु से लगी भूमि, वनु से लगी भूमि। ठीक है, ये था आपका आज के दिन का टॉपिक। होप, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आया होगा। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन में कल। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू।